हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। हम जो है यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम हिंदी में जो है पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के इस चैनल के साथ साथ आप यहाँ पे हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चैनल से भी जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से, जिससे कि आपको वहां पर रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ्स वगैरह भी जो है प्रोवाइड कराई जा सके। हम जो है एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 जो है देख रहे हैं और पेपर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता हम देख रहे थे। आज जो है ये क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहूंगी कि आप लोग सबसे पहले क्लास देखते ही आप प्लीज इसको शेयर कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि क्लास सब तक जो है पहुंच सके। अब ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम जो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम इसका पूरा पूरा जो है एक्सप्लेन करते हुए करेंगे। अब इससे क्या होगा, फुल एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी होता है, तो इससे ये होता है कि हम एक क्वेश्चन जहां करेंगे उस एक क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन हम वहां पर कवर कर लेंगे। तो इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देके चलेंगे। और ये आपके पीवाईक्यूज है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से है, पुराने प्रश्न पत्रों से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं जो कि रिपीटेडली आपसे पूछे जा सकते हैं, जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की वीडियो को अपना यहाँ पे शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और मैं आपसे कहूंगी कि आपका जितने भी हम क्वेश्चन आज यहाँ करेंगे मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और आपको अगर कोई डाउट आता है कहीं पर तो आप वो भी मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताएंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है। गुणात्मक अनुसंधान हम पढ़ाए हैं, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत क्या होता है ये हम पूरा जो है लास्ट वीडियोस में देख आए हैं। जिसने भी नहीं देखा है तो जाकर प्लीज उसे देखिएगा आफ्टर दिस वीडियो। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं गुणात्मक अनुसंधान में होता क्या है। यहाँ पर जो है ये सब्जेक्टिव होती है और जो भी हमारा सैंपल होता है या जिससे भी जो भी हमारे इसमें सहभागी होते हैं उनकी राय लेना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, अब चलते हैं इनके ऑप्शंस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें गुणात्मक की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ही को बताना है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां, यानी कि जो हमारे आंकड़े इकट्ठे हुए हैं उसी का जो है प्रत्यक्ष स्रोत, उसी को मतलब मान रहे हैं पूरा पूरा जो हमारे आंकड़े हुए हैं। तो ऐसा तो इसके अंतर्गत नहीं होता है गुणात्मक में, तो यानी कि ए तो कैंसिल हो गया। अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको कहूंगी कि हमें जो है ऑप्शन में मान लीजिए हमें आंसर एग्जैक्टली नहीं पता, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड में जो है हमारा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का करने का तरीका सिर्फ एक होता है कि हम क्या करें, इसके अंतर्गत हमें जो है इसमें क्या करना होता है, समझना होता है, और जो है इसके जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें क्या करना आना चाहिए, हमें ऑड वन आउट करना आना चाहिए हमें। तो पहला को ए जो है ये प्रदत्तों वाला जो है प्रत्यक्ष स्रोत हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये कहाँ पर देखते हैं, हम क्वालिटेटिव में नहीं देखते, क्वांटिटेटिव में देखते हैं। तो जहां पर भी ए है हम उसे निकाल देंगे, यानी कि ऑप्शन ए में ए है और ऑप्शन जो हमारे पास बी है उसमें भी ए ऑप्शन आ रहा है, तो यानी कि ए और बी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा सी एंड डी। तो यहां पर आगे चलते हैं और देखते हैं नियंत्रित परिस्थितियां प्रदत्त संकलन, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियां जहां पर कंट्रोल में होता है, यानी कि कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल तो सब्जेक्टिव में हो इतना ज्यादा होता नहीं है। सबसे ज्यादा कंट्रोल कहाँ होता है हमारा, क्वांटिटेटिव में होता है, क्योंकि जैसे आंकड़े हमें वैसे के वैसे स्वीकारने होते हैं। तो यानी कि ये भी गया, ये भी जो है ऑप्शन में नहीं होना चाहिए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर बाकी के हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बी था हमारे पास ऑप्शन, तो ये यहाँ पर आ गया। सी और डी बचा था हमारा, ए और बी ऑप्शन तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था, बचा था हमारे पास सी एंड डी। तो सी में जो है बी ऑप्शन आ रहा है और डी हमारे पास जो है ऑप्शन बचा खाली, तो एक तो ऑप्शन होगा ही ना, तो डी हमारा आंसर हो गया। अब पढ़कर देख लेते हैं जरा, मात्र परिणाम की बजाय प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या करनी है, परिवर्तन क्या आए हैं के कारणों की व्याख्या करना। अब ऐसा कहां पर होता है हमारा, यहीं पर होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत होता है।
सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले बताया था कि जो हमारे सैंपल्स होते हैं और हमारे सहभागी होते हैं, मतलब जिस रिसर्चर की सैंपल्स और रिसर्चर के जो रिसर्च करता है यानी कि अनुसंधान करता है उसके जो उसने जो अपने विषय के सैंपल्स चुने हैं और जो उसके सहभागी है उनकी राय भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि उनका परिप्रेक्ष्य भी जानना उनको जरूरी होता है। तो ये दो ऑप्शन सी और डी हमारा इसके करेक्ट आंसर है। अब जरा आंसर चेक कर लेते हैं हमारा। तो हमारा आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी, केवल सी और डी हमारा सही है। यानी कि सिर्फ परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर भी ध्यान देते हैं, परिवर्तनों पर भी, क्या परिवर्तन मिल सकते हैं हमें, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा व्याख्या की जाती है, मतलब बेसिकली ये है। और सब्जेक्टिव होता है गुणात्मक हमारा, इसीलिए जो है हर एक जो भी हमारा सैंपल है सहभागी है उसकी हर एक की राय जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, यानी कि सी और डी, ऊपर उसमें से सी और डी। ये हमें कूट दिया हुआ है, कूट क्या होता है, यानी कोड दिए हुए हैं, कोड में से हमें चूज करना होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और एक्सप्लेन करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें जो है फोकस करना है कि एक क्वेश्चन के अंदर से हमें 4 क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं और किस तरीके से आगे जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी हमें जो है ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कोई प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तम उत्तम शोध परिकल्पना यानी कि हाई क्वालिटी रिसर्च हाइपोथेसिस की बात हो रही है। हाइपोथेसिस अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर लेकिन हाइपोथेसिस आप सभी जानते होंगे, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के बारे में यानी कि परिकल्पना के बारे में आप सब जानते होंगे कि हम एक परिकल्पना बनाते हैं हमारे रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। गुणों की पहचान कीजिए। इनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है हाई क्वालिटी रिसर्च यानी कि उत्तम शोध परिकल्पना के गुण हैं और कौन से नहीं है, ये भी हमें किसके थ्रू चुनना है, कोड के, इस कोड के थ्रू हमें ये चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वैसे ही ध्यान में रखेंगे भले हमें, देखिए एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है और दूसरा हमें क्या चलना होता है, वहां पर भी हमें कॉमन सेंस के साथ चलना होता है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड और ऐसे काफी सारे हमारे यूनिट्स हैं जो किस में बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, आपके कॉमन सेंस को चेक करते हैं, आपको कितना रटा हुआ है ये चेक नहीं करते हैं वहां पर। चलिए, तो पहला ऑप्शन है इंद्रियानुभविक परीक्षण योग्य। पहला है इंद्रियानुभविक परीक्षण योग्य, यानी कि जो हमारे इंद्रियों के अनुभव से हमने परीक्षण किया है वो। अगला ऑप्शन है चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, एक हमारा जो परिकल्पना है वो कैसी होनी चाहिए कि भाई वो स्पष्ट होनी चाहिए ना, चरों को परिभाषित करने की जो अवधारणा है वो उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया, यानी कि बी होना चाहिए। इंद्रिय अनुभविक परीक्षण, ये तो डाउटफुल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिपादित संबंधों की सत्याभासिता, यानी कि जो भी हमारे प्रतिपादित संबंध है उनमें आपसी संबंध बन रहे हैं जो सैंपल्स में और हमारे जो परिकल्पना है उसके अंदर, या फिर परिकल्पना के अंदर जो हमने सोच के रखा है वो, तो उसमें क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, यानी कि सत्यभाषिता होनी चाहिए। तो ये भी ठीक है, यानी कि बी और सी अब तक सही है। तो बी और सी किस किस में, ए ऑप्शन में है एंड डी ऑप्शन में है, और कहीं बी और सी में हमें नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे तो पहले ही खारिज हो गया, ना तो बी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, शोधकर्ता के स्रोत के संदर्भ में पहुंच होना। शोधकर्ता जो है यहाँ पर यानी कि रिसर्चर जो है, रिसर्चर के स्रोत के संदर्भ में, यानी कि जो उसने उसके स्रोत हैं, उसके सोर्सेज हैं, उसमें उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर पहुंच होनी चाहिए। यानी कि परिकल्पना में जैसा वो सोचना चाह रहा है तो उसके अंतर्गत उसने जो सोर्सेज हैं वो उसकी पहुंच पे भी तो होने चाहिए ना। मान लीजिए हमने कोई ऐसा टॉपिक चुन लिया है और हमारे पास सोर्सेज है नहीं उसे प्रूव करने के लिए, तब भी वो रिसर्च जो है उतनी कामयाब नहीं हो सकती हमारी। तो ये भी होना जरूरी है, यानी कि डी, यानी कि ऑप्शन क्या क्या हुआ हमारे पास, बी सी डी हमने चूज कर लिया। अगला है हमारा इसकी अकाटता की सीमा। अब ये क्या है अकाटता की सीमा, ऑप्शन ई तो सिर्फ एक ही में था जो कि कट चुका है, यानी कि बचा था हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ए तो हमने, ए तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इंद्रियानुभाविक परीक्षण क्या है, इंद्रियानुभाविक परीक्षण क्या, इंद्रिय से मतलब इंद्रियों से जो हमने परीक्षण किया, आंख नाक कान से, इससे, तो ये वाला तो नहीं ले सकते हम कि यहाँ पे शोध का कोई वो, यहाँ पे उत्तम शोध परिकल्पना का ये कोई गुण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हमारे पास बचा, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि बी सी और डी हमारा जो है करेक्ट आंसर है किसका, उत्तम शोध परिकल्पना के सही गुण है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आंसर क्या हुआ है हमारा, ऑप्शन ए हमारा आंसर है करेक्ट, ऑप्शन ए। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कथन कारण वाले, आपसे दो कथन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं।
अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम इसे कर सकते हैं। अधिक निष्पादन अधिक निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता का ऊपरी आंकलन करने के प्रयोजन से तैयार किया जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है अधिक निष्पादन। निष्पादन क्या होता है हमारा? अम्ल करना या फिर पालन करवाना, ठीक है ना, पालन करना। अधिक निष्पादन परीक्षण यानी कि जहां पर परीक्षार्थियों का जो है क्या बोलते हैं, परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता का ऊपरी आंकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो हमें रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो निष्पादन करना होता है, यानी कि पालन करने के वो किस लिए बनाए जाते हैं? सिर्फ ऊपरी ज्ञान के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि ऊपरी 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 प्रयोजनों के लिए, ऊपरी आंकलन करने के लिए, ऊपरी ऊपरी आंकलन हो जाए, और बाकी अंदरूनी जो चीजें चल रही है यानी क्लास में, यानी परीक्षार्थियों के जो क्या क्या चीजें आसपास उनको इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो चीजों पर ध्यान नहीं देते, बस ऊपरी ऊपरी आंकलन करते हैं। ये कह रहा है पहला कथन। दूसरा कथन क्या कह रहा है? विशिष्ट अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होता है? अनुक्रिया का मतलब क्या है? कार्य को जो है, कार्य के बाद जो असर हो रहा है ना, वो। विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार, किस पे फोकस करता है? परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि विशिष्ट अनुक्रिया, यानी कि अब मान लीजिए कोई किया गया है, परीक्षण किया गया है, तो वो किस लिए किया गया? अनुक्रिया आधारित परीक्षण जो है वो मतलब जो कि कार्य के बाद असर देखे जाते हैं, मतलब एक परीक्षण लिया गया उसके बाद क्या क्या असर हो रहा है वो देखने के लिए परीक्षा, वो किस लिए किए जाते हैं? परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों, यानी कि किसकी बात हो गई? उनके व्यवहार, यानी कि ऊपरी उसमें बात हो गई, और उनके इंटरनल यानी कि उनकी पर्सनालिटी, वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, कैसे डेवलपमेंट उनमें हो सकता है, विकास कैसे हो सकता है, ये सब जानने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कथन 2 होना चाहिए, और कथन ए जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऊपरी परीक्षण करने के लिए या फिर ऊपरी आंकलन करने के लिए कभी भी कोई परीक्षण नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि हम कभी भी क्लास में, अगर मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप क्लास में अपने कोई परीक्षण करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, तो वो ऊपरी आंकलन के लिए बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या होगा? उनके गुणों, उनके व्यवहार, उनका किस तरीके का उस टॉपिक को लेकर व्यवहार है, उसको देखने के लिए हम करेंगे। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। देखिए, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही आंसर है इसका। आई होप क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कोई विश्वविद्यालय शिक्षक, यानी कि विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक है, यानी कि कॉलेज का कोई शिक्षक है, विद्यार्थियों के संरचनात्मक स्तर के संदर्भ में, यानी कि क्रिएटिविटी के उसमें वो चेक कर रहे हैं, विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाते हैं। अब क्या योजना बनाते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, उनमें कितनी क्रिएटिविटी है, मतलब कोई चीज उन्होंने कोई प्रोजेक्ट दिया रखा और वो उसको कितना ज्यादा कार्यान्वित हुआ, कार्यान्वित मतलब कि कितना ज्यादा वो अप्लाई किया गया या फिर कितना ज्यादा उसके अंदर वो चेंजेस आए, मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चों में क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं या फिर उसका कितना पालन किया जा रहा है। अगर कोई उन्होंने मान लीजिए कोई क्रिएटिव क्लास में स्टोरी सुना दी या कुछ अच्छा सा क्रिएटिव कराया, जिस उससे बच्चों को क्या असर हो रहा है या किस तरीके का उसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीजें हो रही है, तो उसका निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? अब हम कौन सी जो है रिसर्च मेथड हम इसमें से चूज करेंगे, हमें ये करना है। ऐतिहासिक विधि यानी कि हिस्टोरिकल, हम ये सब पढ़ा है। हिस्टोरिकल में क्या होता है, जो चीजें पहले हो चुके थे उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही कोई हाइपोथेसिस बना सकते हैं, वो होती है हिस्टोरिकल। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि यानी कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल। कार्योत्तर विधि यानी कि जिसमें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सब विधियां हम करके आ चुके हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सी विधि का प्रयोग करा होगा? किसने? विश्वविद्यालय के शिक्षक ने। तो देखिए, एक तरीके से वो क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है ना, और क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव वे में कर रहा है कि एक एक बच्चे को समझ, एक एक बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो चीजें वो देख रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका?
इसका आंसर होना चाहिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, यानी कि सर्वे किया जा रहा है ना, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है, बच्चों को जो अंदर वो सृजनात्मक स्तर जो है उसका लेवल जो है वो चेक करना चाहता है, और उसके लिए उन्होंने कुछ एक बनाए भी होंगे रूल्स वगैरह, और वो किस तरीके से जो है कार्यान्वित हुए हैं वो जो है चेक करना है उसको। तो ये कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का। सॉरी। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, यानी कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, अब आई होप ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च में कैसी होती है, चक्रीय होती है, यानी कि सर्कुलेट में होती है, यानी कि सर्कुलेशन में चलती है। वो कैसे चलती है, सर्कल में चलती है, इस तरीके से। यानी कि कैसे, अभी वो देखेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें योजना सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसका क्रिया यानी कि उसको क्या कर रहा है, फॉलो किया जाता है, फिर पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि उसका क्या किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि उस पर ध्यान रखा जाता है, निगरानी की जाती है, और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। क्या किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल मैं आगे आपको समझाऊंगी, अभी इसको समझ लीजिए कि क्या है। तो ये क्या है, चक्रीय है। सबसे पहले हमने क्या किया, योजना बना ली भाई, योजना बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया, उस पर निगरानी रखी। अब क्या किया, उस पर चिंतन मनन किया, कि निगरानी करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब वो रिजल्ट कैसा आया है, हमें जैसा चाहिए था वैसा आया है या फिर वो अलग आया है, वो हम इसमें देखेंगे। तो इसी तरह से ये रेगुलरली चलती रहती है, मतलब ये फॉलो होती रहती है। तो ये पहला कथन था। अगला क्या कथन कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, प्लीज इसे एक्सक्यूज कीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का, अब ये बता रहा है इसका प्रयोजन क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है। पहला तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके की होती है, इसमें ये बताया है, मतलब इस कथन में, वो सही है या नहीं वो आपको बताना है। चरों के बीच कारणात्मक, अब क्या ये हमें कारण बताती है, तो ऐसा नहीं है। कारणात्मक अगर मतलब कि दो चरों के बीच में, यानी कि मान लीजिए ये पहला हमारे पास है चर, मतलब कि हमारा जो वेरिएबल्स है, एक हमारे पास ये है और एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो कारण बताए, यानी कि जो दो या आपस में जो कारण है इनके मिलने का या अलग होने का, वो कौन सी रिसर्च बताती है, तो वो एक्शन रिसर्च कभी नहीं बताती है। एक्शन रिसर्च जो है वो हम कब फॉलो करते हैं, जब हमें तुरंत समाधान चाहिए होता है किसी भी परेशानी या प्रॉब्लम का। लेकिन कारणात्मक जो है संबंध, वो की व्याख्या कौन सी रिसर्च करती है, तो वो करती है हमारी कैजुअल रिसर्च करती है। कौन सी रिसर्च करती है, कैजुअल रिसर्च, ये हम पढ़ आए हैं, यानी कि रिसर्च मेथड हमारा जो है हम फॉलो करते हैं इसके अंतर्गत। अब जो है हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर तो ये पहले ही गलत हो गया, यानी कि क्योंकि कारणात्मक संबंध की व्याख्या जो है क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करता है, तो कथन सेकंड जो है, मतलब दूसरा कथन जो है वो गलत हुआ और पहला कथन सही है। क्यों, क्योंकि ये चक्रीय ही होती है और इसी तरीके से इसमें चलता है। यानी कि कोई परेशानी आई हमारे सामने, कोई प्रॉब्लम आई, उसी वक्त हमें उसका समाधान करना है, तो हम योजना बनाएंगे, एक प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर उसकी निगरानी करेंगे और फिर उसका रिजल्ट क्या है उस पर चिंतन मनन या फिर विचारणा करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा, कथन एक सही है। कथन एक, सॉरी ये रहा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो जो है सही नहीं है। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं जी, तो ये रहा आपका सी ऑप्शन। अगला डाटा विश्लेषण के, अगला प्रश्न नंबर 6 हम देख रहे हैं। डेटा विश्लेषण के स्तर पर शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक का प्रयोग किया गया है। डेटा विश्लेषण किया जा रहा है, यानी कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है के स्तर पर, यानी कि लेवल, उस लेवल पर हम जो है क्या कर रहा है, शोधकर्ता है रिसर्चर, मात्रात्मक का प्रयोग, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव का प्रयोग किया गया है, जिसमें साक्ष्य निराकरणीय परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने की मांग करता है। निराकरणीय परिकल्पना कौन सी होती है, नल हाइपोथेसिस। अभी हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस, हम आगे जानेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि नल हाइपोथेसिस और हमारी जो हाइपोथेसिस है दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी जो है अपनानी चाहिए। उसी के बाद टाइप 2 टाइप 1 एरर भी करेंगे, एरर जो आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू इसके, तो वो अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने की मांग करता है।
कौन जो मात्रात्मक प्रयोग किया गया है उसके साक्ष्य जो है वो क्या कह रहे हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस को क्या कर देना चाहिए, अस्वीकार, यानी कि जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना। अस्वीकार करना मतलब कि स्वीकार नहीं करने की मांग करता है। निम्नलिखित में से शोधकर्ता का कौन सा निर्णय उपयुक्त माना जाएगा। तो यहां से आपको अगर ये साक्ष्य जो है और वो ऐसी मांग करता है तो क्या करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन में से हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है एचओ यानी कि नल हाइपोथेसिस, और मूल शोध परिकल्पना, मूल शोध परिकल्पना यानी कि जो मेन है हमारी, एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी यानी कि एक होती है निराकरणीय परिकल्पना और दूसरी है मूल शोध परिकल्पना। तो ये दोनों ही जो है हमारी चलती है, दोनों को जो है लेकर चलता है कौन, रिसर्चर, दोनों परिकल्पनाएं हमारे अपने माइंड में लेकर चलता है। और वो जो है छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ताकि ये समझने में इजी हो। और वो हमेशा चाहता है कि नल हाइपोथेसिस क्या की जाए, अस्वीकार की जाए, और उसकी मूल जो परिकल्पना है, मूल शोध परिकल्पना है उसी को जो है वो स्वीकार करे। तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एचओ और मूल शोध परिकल्पना को अस्वीकार करना, ये क्या होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए में ये इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इस ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। एचओ अस्वीकार करना, यानी कि अब वो मांग क्या कर रहा है, अस्वीकार करने की मांग कर रहा है, नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करना और मूल शोध परिकल्पना को स्वीकार करना। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो दूसरी हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एक्सेप्टेड हो जाती है। तो यहाँ पर पहली को अस्वीकार कर रहा है और मूल परिकल्पना को स्वीकार करना। तीसरे ऑप्शन में है मूल शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय बिना कोई निर्णय लिए और सीधा सीधा क्या कर दिया, एचओ यानी कि निराकरणीय परिकल्पना को अस्वीकार करना। दूसरे में क्या कह रहा है, यानी कि चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, निराकरणीय यानी कि एचओ को अस्वीकार कर लिया जाए, स्वीकार करना, तथा मूल शोध परिकल्पना को अस्वीकार करना। अब जब यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है और हमेशा जो रिसर्चर है वो क्या चाहता है, अपनी मूल शोध परिकल्पना को ही एक्सेप्ट करना चाहता है और नल हाइपोथेसिस यानी कि निराकरणीय शोध परिकल्पना को क्या करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है। और जब साक्ष्य ये कह रहे हैं, अगर हमने उसे स्वीकार कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, यानी कि टाइप 1 एरर चला जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको अस्वीकार ही कर लेना चाहिए, क्योंकि साक्ष्य भी यही कह रहे हैं कि क्या मांग कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर लें। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो ऑटोमेटिकली मूल शोध परिकल्पना क्या हो गई है, स्वीकार हो गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध प्रस्तुत किया गया है। एक महाविद्यालय के शिक्षक हैं और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सेमिनार में एक शोध प्रस्तुत किया है। शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ काफी पुराने हैं। ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कैसा है कि जो उसमें संदर्भ लिखे हैं, जो एक प्रस्तुत किया उन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया है, उसमें जो संदर्भ लिए हैं वो बहुत ही पुराने हैं। तो इस स्थिति को किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या है ये, मतलब किस तरीके की चूक है, ये तकनीकी चूक है यानी कि टेक्निकल इश्यू है, कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हुई है, नैतिक यानी कि एथिकल चूक हुई है, नैतिक चूक, शैक्षणिक अनभिज्ञता, कोई शैक्षणिक मतलब कि या तो वो जो शिक्षक है वो पूरी तरीके से क्या है जानता नहीं है उस विषय के बारे में, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है हमारा सॉरी, चौथा ऑप्शन क्या है, शोध स्रोत को अद्यतन करने की असक्षमता। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, शोध स्रोतों को अद्यतन करना। अब पहले तो अद्यतन का मतलब समझ लीजिए, बाकी तो मेरे को लग रहा है क्लियर होगा आपको। तो अद्यतन का जो अर्थ है वो क्या है, हमारे जो है अद्यतन का अर्थ क्या होगा कि जो भी चीजें हमारे पास में है से संबंधित, यानी कि आज से संबंधित, जो प्रेजेंट में है, जो आज से संबंधित है, वो करने की असक्षमता, यानी कि जो भी शोध के स्रोत हैं यानी सोर्सेज है वो आज से जोड़ नहीं पाया, इसीलिए तो पुराने करे ना उसने, जो संदर्भ है वो सारे पुराने ले लिए उन्होंने। क्यों ले लिए, क्योंकि वो आज से उसे जोड़ ही नहीं पाया, और क्योंकि आज से जोड़ नहीं पाया इसी वजह से उसका ऐसा हो गया, उसका शोध वो गलत हो गया या फिर बेकार हो गया। क्यों, क्योंकि अगर वो आज प्रेजेंट के उसमें चल रहा है, अगर मान लीजिए अद्यतन परिप्रेक्ष्य में है, तो उसे आज के जितने भी सोर्सेज हैं उससे भी रूबरू होना पड़ेगा। तो इसमें किस प्रकार कौन सा मामला किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा कि जो शोध करता है या फिर शोध जो है वो कैसा है,
मतलब शोधकर्ता का शोध कैसा है, जो शोध प्रस्तुत किया है यहाँ पर उन्होंने, वो कैसा है, शोध स्रोत को अद्यतन करने की असक्षमता, यानी कि उस वो पूरी तरीके से असक्षम रहा है किसमें, आज से इसको जोड़ने में, क्योंकि वो पुराने ही चीजों को जो है फॉलो कर रहे हैं इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। अगला जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस क्रम की सामान्यता सिफारिश की जाती है। अभी अभी हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, ये थोड़ा सा आपको अगर ध्यान हो तो, कि किस तरीके का जो है फॉलो किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि वो कैसी है, सर्कुलर, यानी कि सर्कल में सॉरी साइकिल में चलती है ना। तो इसमें से कौन सी करेक्ट, एक के बाद एक जो उसकी प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, इनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए में सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उसे क्रियान्वित किया जाता है, पर्यवेक्षण होता है और फिर उसका चिंतन मनन होता है उस पर। ऑप्शन बी है सबसे पहले पर्यवेक्षण किया जा रहा है, फिर योजना बनाई जा रही है, फिर उसे क्रियान्वित किया जा रहा है और फिर चिंतन मनन। और ऑप्शन सी है चिंतन मनन, योजना, क्रियान्वित और प्रेक्षण। ऑप्शन डी है प्रेक्षण करते हैं, फिर क्रियान्वित करते हैं, फिर चिंतन मनन करते हैं और योजना बनाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ, हिंदी के वर्ड भी थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं कई बार। योजना बनाना यानी कि प्लान करना, क्रियान्वित फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना, क्रियान्वित करना मतलब कि उसको एग्जीक्यूट करना या फिर उसको जो है फॉलो कर लेना। प्रेक्षण करना उसका, फिर उस पर निगरानी रखेंगे, और चिंतन मनन करना, अंत में उसके रिजल्ट का क्या चिंतन मनन हुआ है वो, मतलब उसके ऊपर क्या क्या हमें सही हुआ है नहीं हुआ है ये। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसे हम समझना चाहें, मान लीजिए स्कूल में आप एक स्कूल के जो है अध्यापक हैं, और उस स्कूल के अध्यापक में मान लीजिए आप अभी जो है ऐसा हो रहा है जैसे कि अब मान लीजिए कोविड के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो बच्चे तो बिल्कुल ही इतने टाइम से स्कूल नहीं जा रहे हैं, और काफी चीजें उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें नजर में आएंगे एज अ टीचर। हम जब देखेंगे उनको तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि हमें उन्हें रूल से और फॉलो दोबारा कराना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वो लोग भूल गए हैं कि स्टार्टिंग में, या फिर वो लोग उस तरीके से पहले जैसे प्रेयर किया करते थे शुरुआत में। स्कूल की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, प्रेयर करने से होती है, यानी कि हम जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, उससे हम शुरू करते हैं अपने स्कूल को। अब मान लीजिए वो चीजें सही नहीं हो रही है, तो अब मान, और वो जो है हमें करेक्ट वे में करानी है, यानी कि बच्चे जब प्रेयर करते हैं, या तो ये मान लीजिए बच्चे जब प्रेयर करते हैं तो बच्चे सारे क्या करते हैं, उनको नींद आती है इस करते वक्त ना, उबासियां लेते हैं, बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है जब हम जो है कोर्ट में खड़े होते हैं, यानी कि ग्राउंड में खड़े होकर प्रेयर करा रहे बच्चों को, तो बहुत ही जो है लेजी से हो जाते हैं बच्चे। तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करेगा एक अध्यापक, सबसे पहले क्या करेगा, वो एक योजना बनाएगा। मान लीजिए मैंने प्लान किया कि मैं जो है क्या करूंगी, सबसे पहले बच्चों को प्रेयर कराने से पहले जैसे ही वो ग्राउंड में आकर खड़े होंगे, प्रेयर कोर्ट में आकर खड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनसे एक्सरसाइज कराएंगे, यानी कि कोई अच्छी हेल्दी एक्सरसाइजेस कुछ अच्छी सी कराएंगे जिनसे उनकी बॉडी मूवमेंट करे, वो कराएंगे। मैंने ये प्लान किया, ये आज हमने 4 लोगों ने मिलकर प्लान कर लिया, यानी कि 4 टीचर्स ने मिलकर। अगले दिन हमने क्या किया, उसका क्रियान्वित कर दिया, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कराया और उसी तरीके से फॉलो करवाया। यानी कि बच्चों को अब सबसे पहले बुलाया गया, लाइन में खड़ा किया गया और उनसे क्या करवाई गई, एक्सरसाइज कराई गई, अच्छी एक्सरसाइजेस, हेल्दी एक्सरसाइजेस कराई गई, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, जिससे कि क्या हो, बच्चों की बॉडी मूवमेंट हो और बच्चे जो है क्या हो, एक्टिव हो जाए। ये चीज हमने 3 4 5 दिन चलने दी, यानी कि एक हफ्ता हमने देखा, और इससे क्या हुआ, हमने निगरानी रखी, हमने क्या करा, पर्यवेक्षण किया उसका, और तब जाके हमने 7 दिन बाद इस पर क्या किया, उस पर चिंतन मनन किया कि रिजल्ट कैसे निकले। अब जो है बच्चे जो है पहले की तरह उबासियां यानी कि लेजी नहीं हो रहे हैं, और बच्चे जो है अच्छे से प्रेयर जो है कर रहे हैं। तो इस चीज को हमने आगे फॉलो होने दिया है। तो ये जो है सॉरी, तो ये जो है पूरा ये क्या चलते हैं, क्रियात्मक शोध है, यानी कि तुरंत हमारे सामने समस्या आई, हमने क्या किया, उसका एक प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर निगरानी रखी कि ये चीजें वैसी वैसी हो रही है नहीं, और फिर हमने उसका क्या कर लिया, फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, और हमारे पास क्या मिल गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो ये जो है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विश्वविद्यालय शिक्षक ग्रामीण बच्चों की आकांक्षा और उपलब्धि के स्तर, यानी कि एक विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं जो ग्रामीण यानी गांव के बच्चों की आकांक्षा, उनमें क्या क्या आकांक्षाएं हैं और क्या उपलब्धि उन्होंने की है। उपलब्धि देखो, अचीवमेंट्स हो चुकी होती हैं, अचीवमेंट के स्तर के बीच जो है संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं। निम्न में से शोध का कौन सा अभिकल्प, यानी कि कौन सा मेथड जो है हम इस संदर्भ में सबसे उपयुक्त होगा, ये हमें देखना है। पहला है प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, घटनोत्तर यानी कि एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल यानी कि जो चीजें बीत चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है
जो चीजें बीत चुकी है उसमें हम वही, मैंने अभी पहले भी समझाया आपको कि हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ये। उसके बाद है सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण तो वो होता है ना जो चीजें हो रही है उसी वक्त पे सर्वे कर रहे हैं हम, कि ये चीजें हो रही हैं और हमारे आसपास ये हैं, बच्चे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो है, ये ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं, है ना। तो हमें उनके स्तर को मापना है। तो ये जो है होता है किसमें, ना तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हम, ना ही हिस्टोरिकल में आ जाएगा और ना ही हम वो सर्वेक्षण करें। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि घटनोत्तर, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। किस पे आएंगे हम, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या होता है हम ये पहले समझ के आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जो है चीजें, यानी कि बच्चों ने क्या क्या चीजें उपलब्ध की है, यानी कि उनकी आकांक्षाएं और उनकी उपलब्धि के स्तर जो है हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े टाइम पहले ही करके आए हैं। बस इसमें ये होता है कि घटनाएं जो हो चुकी है, घटनोत्तर यानी घटना होने के बाद, तो हम जो सर्वे करते हैं, सॉरी, हम जो रिसर्च करते हैं, हम जो है शोध करते हैं, वो कौन सा शोध कहलाता है घटना होने के बाद, वो कहलाता है हमारा घटनोत्तर रिसर्च, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है एक्सपोज फैक्टो से। तो आपको ध्यान रखना है कि घटना हुई है और घटना के तुरंत बाद हम उसके बाद की जो है सिचुएशन को जांच रहे हैं, और तब वो सिचुएशन को जांचने की विधि को हम क्या कहते हैं, घटनोत्तर यानी कि एक्सपोज फैक्टो रिसर्च कहते हैं। आज का ये जो है हमारा आखिरी प्रश्न होगा, पार्ट 1 है ये हमारा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन मैंने बोले थे आपको, और पार्ट वन में हम 10 करेंगे और पार्ट 2 में हम बाकी के 10 कर लेंगे। तो ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शोध प्रक्रिया के सर्वाधिक तार्किक क्रम को दर्शाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको समझ में आ जाएगा एक पूरी प्रोसेस क्या चलती है रिसर्च की, यानी कि ये जो क्रम दिया हुआ है कि कैसे चलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी जो है रिसर्च प्रोसेस जो कि हमने समझी थी शुरुआत में, लास्ट क्लासेस में हमने किया हुआ है ये। तो आई होप ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला ऑप्शन है किसी शोध समस्या की पहचान कर उसे परिभाषित करना। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसकी एक शोध की समस्या को चुनते हैं, यही करते हैं हम सबसे पहले। मैंने यही बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना विषय चुनना है, मतलब अपनी समस्या चुननी है। फिर परिकल्पना निर्माण करना, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हाइपोथेसिस परीक्षण करेंगे, यानी कि परिकल्पना का टेस्ट लेंगे, तथा यानी कि टेस्ट करेंगे कि नल हाइपोथेसिस, मतलब दो टाइप की हाइपोथेसिस बनाते हैं जो अभी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, और अभी मैं पीछे भी थोड़ा समझाकर आई हूं आपको। तथा परिणामों की जानकारी देना, ये जो है ए ऑप्शन में है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी शोध समस्या की पहचान करना। समग्र, सबसे पहले पहचान कर लेंगे, समग्र तथा प्रतिदर्श को परिभाषित करना, और हमारा जो सैंपल होगा उसको परिभाषित करेंगे। उसके बाद है प्रदत्तों का संग्रह तथा उसका विश्लेषण करना, और फिर क्या करेंगे, उसका प्रदत्त यानी कि जो आंकड़े इकट्ठे किए हमने उसका संग्रह कर लेंगे, इकट्ठे करेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये ऑप्शन बी में शोध का सर्वेक्षण कर लेंगे, यानी कि पहले यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शोध का सर्वेक्षण, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हमें क्या चुनना होता है, हमेशा हमारी समस्या को चुनना होता है सबसे पहले। शोध समस्या को परिभाषित करना, प्रदत्तों का संग्रहण तथा परिणाम प्रस्तुति करना, और उसके बाद परिणाम प्रस्तुति कर देंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। शोध परिवर्ती को शोध परिवर्ती को परिभाषित करना, परिकल्पना का निर्माण करना, शोध का परीक्षण करना और उसकी जानकारी देना। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर मुझे तो यही लग रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी समस्या का चुनाव करते हैं, यानी कि और उसको परिभाषित कर देते हैं कि ये हमारी समस्या और हम इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस अपने माइंड में बनाते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं। फिर उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों का यूज करके हम जो है सैंपल्स लेते हैं, ये सब करते हैं। उसका क्या हो जाता है, परीक्षण हो जाता है कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है। और फिर क्या कर देते हैं, परिणामों की जानकारी देना, फिर उसको क्या कर देते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं, यानी कि जनरलाइज कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। और एक और चीज, और मुझे बताइएगा आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं करेक्ट हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।